हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। आइए शुरू करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ जाना था इनके बारे में। आइए अब आगे देखते हैं, आगे सुनते हैं। जेल से छूटने के बाद किशन सिंह और अजीत सिंह पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। कांग्रेस की नरम और तुष्टीकरण की नीतियों का उन्होंने सदा विरोध किया। उनका मानना था कि ढूल मूल व्यवहार या नीतियों द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालना असंभव है। कठोर कदम उठाकर ही उनसे निपटा जा सकता है। गरम दल के समर्थक होने के कारण क्रांतिकारियों के लिए उनके मन में विशेष सम्मान था। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का दृढ़ निश्चय, यही उनका आदर्श था। गरम दल द्वारा आयोजित किसी भी सभा में सम्मिलित होने उनके लिए गौरव की बात थी। अवसर मिलने पर वे उनकी यथासंभव सहायता करने से भी पीछे नहीं हटते थे। वर्ष 1908 में एक आम सभा में सरकार और उसकी अनीतियों का विरोध करने के कारण लोकमान्य तिलक को बंदी बना लिया गया। उन पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्तता और लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का आरोप लगाया गया। तिलक को बंदी बनाकर सरकार ने क्रांतिकारियों को भड़काने का कार्य कर दिया था। अब वे खुलकर उसके विरुद्ध खड़े हो गए। उनका नेतृत्व करते हुए किशन सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत पेशवा नामक पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसमें सरकार का जोरदार शब्दों में विरोध किया जाता था। इस कार्य में स्वर्ण सिंह भी भाई की सहायता कर रहे थे। दिन प्रतिदिन इसके पाठकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में अनेक लोग भारत माता सोसाइटी से जुड़ गए। तिलक की गिरफ्तारी ने अजीत सिंह को भी विचलित कर दिया था। वे सूफी अम्बा प्रसाद के साथ मिलकर लोगों में आज़ादी का मंत्र फूंकने लगे। उन्होंने देश भर के दूरस्थ स्थानों का भ्रमण कर क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार किया, विचारोत्तेजक भाषण दिए, जन जन को आज़ादी की लड़ाई से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। एक और किशन सिंह एवं स्वर्ण सिंह भारत माता सोसाइटी द्वारा लोगों को जागृत कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अजीत सिंह उन्हें एकजुट करने के अभियान के अग्रदूत थे। तीनों सिंहों की दहाड़ से लोगों के सोए हुए मन मस्तिष्क में क्रांति की ज्वाला दहकने लगी। रग रग में देशभक्ति का संचार होने लगा। स्थिति बिगड़ती देख ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई। उन्होंने अजीत सिंह को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी। चूँकि किशन सिंह को पहले ही इसकी भनक लग चुकी थी, अतः उन्होंने अजीत सिंह के साथ गुप्त भेंट की। उन्हें समझाया, अजीत, अंग्रेज सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वे कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मुझे डर है कहीं इस बार सरकार तुम्हारे विरुद्ध कोई कठोर कदम न उठाए। तुम कुछ दिनों के लिए देश से बाहर चले जाओ। आप यह क्या कह रहे हैं? यह देश नहीं, मेरा परिवार है। ये लोग मेरे सगे संबंधी हैं। इन्हें संकट में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इन्हें मेरी ज़रूरत है और मैं अपने प्राण देकर भी इनके लिए लड़ूंगा। मुझे सीने पर गोली खाना स्वीकार है, लेकिन मुंह छुपाकर भाग जाना मरने से भी अधिक पीड़ादायक है। मैं देश की सेवा करते हुए यही प्राण त्यागना पसंद करूंगा। अजीत सिंह ने प्रत्युत्तर दिया, अजीत, मैं तुम्हें देश सेवा से मुंह मोड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ कि पीठ दिखाना हमारे कुल की परंपरा नहीं है। इतिहास गवाह है कि समय आने पर हमारे पूर्वजों ने पीठ दिखाने की बजाय अपने शीश कटवाना अधिक उपयुक्त समझा। देश के लिए अपने परिवार का बलिदान कर देना मुगल काल से हमारा धर्म रहा है, लेकिन देश को इस समय तुम्हारे बलिदान की नहीं बल्कि तुम्हारी आवश्यकता है। देश के अंदर अंग्रेजों से लड़ने वाले बहुत से क्रांतिकारी हैं, परंतु देश से बाहर भारतीयों की आवाज़ बुलंद करने वाले कुछ ही लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि यह कार्य तुम करो, जिससे तुम्हारे देशों के नागरिक हमारी लड़ाई में मानसिक रूप से जुड़ सकें। किशन सिंह ने पुनः समझाया। इस बार अजीत सिंह सोचने के लिए विवश हो गए। जोश में होश हो
जोश में होश होकर प्राण त्यागने की अपेक्षा शांति रखकर देश के लिए कार्य करते रहना अधिक उचित था। अंततः कुछ दिन ही गुपचुप तरीके से विदेश चले गए। बाद में उन्होंने यूरोप की यात्रा की और भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष और मनोदशा से दुनिया भर को अवगत करवाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रोम रेडियो से एक मर्मस्पर्शी और ओजस्वी भाषण दिया, जिसे विभिन्न देशों द्वारा सराहा गया। अजीत सिंह ने कुछ महीनों बाद भारत लौट आने की बात सोचकर वर्ष 1909 में देश से पलायन किया था, परंतु उनका यह वनवास तब समाप्त हुआ जब वर्ष 1946 में मध्य अवधि सरकार बनने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों द्वारा वे पुनः भारत आए। इस दौरान देश एवं परिवार से बिछड़े हुए उन्हें लगभग 37 वर्ष बीत चुके थे। अजीत सिंह के बारे में एक बात विशेष उल्लेखनीय है, उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। बर्मा में जेल प्रवास के दौरान उनका अधिकतर समय पढ़ने लिखने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने न केवल विभिन्न पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, बल्कि अनेक लेख भी लिखे। जेल से छूटने के बाद वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करते उनके वे ज्वलंत लेख पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। मुहिबाने वतन नामक इस पुस्तक को सरकार ने जब्त कर लिया गया। बाद में सूफी अम्बा प्रसाद ने ईरानी भाषा में इसका अनुवाद भी किया। अजीत सिंह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जाल बिछाया था। इस बार उन्होंने कानून की आड़ में अपने शत्रु को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली थी, परंतु पक्षी उड़ गया था और वे हाथ मलते रह गए। इस असफलता ने उन्हें क्रोधित कर दिया। उनका क्रोध किशन सिंह पर टूट पड़ा। आनन फानन में कार्रवाई की गई। असामाजिक एवं विद्रोही गतिविधियों का पकड़ बढ़ाकर भारत माता सोसाइटी को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। किशन सिंह और स्वर्ण सिंह को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। भारत माता सोसाइटी से सरकार कितनी भयभीत थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर लगभग 22 मुकदमे दायर किए गए। चूँकि अदालत ब्रिटिश जजों एवं वकीलों द्वारा संचालित थी, इसलिए मुकदमों में सरकार की जीत सुनिश्चित थी। अदालती निर्णय के अंतर्गत किशन सिंह को 1 साल और 5 महीने की सज़ा दी गई, जबकि स्वर्ण सिंह को भी कठोर कारावास की सज़ा मिली। दोनों भाइयों को लाहौर की सेंट्रल जेल में रखा गया। वहाँ उनसे अत्यधिक काम लिया गया। बदले में 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी उन्हें भोजन में दिया जाता। किशन सिंह का शरीर इन आघातों को जैसे तैसे सह गया, लेकिन स्वर्ण सिंह के लिए ये आघात असहनीय थे। पोषण के अभाव और अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन उनका शरीर दुर्बल हो गया। अंततः 23 वर्ष की अल्प आयु में तपेदिक से पीड़ित होकर उनका देहावसान हो गया। इस प्रकार समय के थपेड़ों ने पुनः परिवार पर वज्रघात। भगत सिंह के अतिरिक्त सरदार किशन सिंह की 8 संतानें और थीं। इनमें जगत सिंह, कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह नामक 5 पुत्र और बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर तथा बीबी शकुंतला नामक 3 पुत्रियां थीं। इनमें केवल जगत सिंह ही भगत सिंह से बड़े थे। भगत सिंह का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा एवं चाची का भी उनसे विशेष लगाव था। उनका तेज युक्त चेहरा और गहरी आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थीं। यही कारण था कि गांव का हर बड़ा बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बालक भगत की गोद में उठाए घूमते रहते थे। उसकी अटखेलियाँ देखकर उनके होठों पर मुस्कान थिरक जाती और सहसा मुख से बोले निकलते, ईश्वर इस बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। देश की सेवा करके एक दिन यह अपने कुल का नाम जरूर रोशन करेगा। सदियों से कहा जाता है कि किसी बच्चे के लिए उसका घर ही उसका प्रथम विद्यालय, उसके माता पिता प्रथम अध्यापक होते हैं। इसलिए जीवन की प्रारंभिक शिक्षा वो घर से ही प्राप्त करता है। शिष्टाचार, सत्यवादिता, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार, सहनशीलता, कर्मठता, आयु के आरंभिक दौर में इन संस्कारों का रोपण बच्चे में माता पिता द्वारा ही किया जाता है। भगत सिंह के संबंध में यह कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। जन्म के साथ ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। उन्होंने एक ऐसे परिवार में आंखें खोली थी जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं में एक महान व्यक्तित्व को समेटे हुए था, फिर चाहे वे सरदार अर्जुन सिंह हों या किशन सिंह, अजीत सिंह हों या स्वर्ण सिंह हों। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानकर
मानवता के अनुरूप आचरण करने, कर्म तथा कर्म को महत्व देने का गुण उन्हें दादा के सानिध्य से प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व में इसका प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। उन्होंने कभी किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया। उनके लिए मानवता और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला ही सच्चा मनुष्य था। सदियों से चली आ रही निर्भयता, वीरता, देशभक्ति, बलिदान की भावना उन्हें पिता द्वारा प्राप्त हुई। आगे चलकर उन्होंने अपने कार्यों द्वारा इन गुणों को प्रकट किया। यदि संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो बचपन से ही भगत सिंह पर दादा के प्रगतिवादी तथा पिता एवं चाचाओं के क्रांतिकारी वचनों का गहरा असर पड़ा। घर का वातावरण उनके मानसिक और वैचारिक विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त था। भगत सिंह कुछ बड़े हुए तो पिता किशन सिंह ने उनका दाखिला गांव के एक प्राइमरी विद्यालय में करवा दिया। उनका पुत्र जगत सिंह भी इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। हाथ में तख्ती और किताबें लिए दोनों भाई स्कूल जाने लगे। शीघ्र ही कक्षा के सभी विद्यार्थी भगत सिंह के मित्र बन गए। उन्हें भगत सिंह के रूप में अपना मित्र, भाई, सहयोगी मिल गया था। वे अधिक से अधिक उनके निकट रहने की कोशिश करते थे। यद्यपि जगत सिंह उनसे आयु में कुछ बड़े ही थे, लेकिन दोनों भाइयों के व्यवहार में बहुत अंतर था। जगत सिंह जहाँ एकाग्रचित होकर गहन अध्ययन की ओर ध्यान देते थे, वहीं भगत सिंह पढ़ाई लिखाई और खेलकूद से दूर अपने विचारों में ही डूबे रहते। कक्षा का बंधन, पढ़ाई का बोझ, खेल कूद की मस्ती उनके स्वतंत्र मन मस्तिष्क को रास नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि वे पढ़ाई लिखाई से जी चुराते थे, वरन कक्षा में उनके समान लगन से पढ़ने वाला अन्य कोई छात्र नहीं था। उनकी तीव्र बुद्धि और शालीनता की अध्यापकगण भी प्रशंसा करते थे, लेकिन फिर भी उनका मन बिना किसी बंधन के हवाओं के समान बहना चाहता था। यही कारण था कि वे कक्षा समाप्त होते ही चार दीवारी लांघकर दूर हरे भरे मैदान की ओर भाग जाते तथा स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों को निहारते रहते। यदि यह कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा कि भगत सिंह की कल्पनाशीलता उनके व्यक्तित्व की तरह अधिक गहरी और सारगर्भित थी। इधर कक्षा समाप्ति पर जब भगत सिंह की अनुपस्थिति पता चलता तो उन्हें ढूंढते वहां पहुंच जाते और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलते, भगत, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे इन खुले मैदानों में बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे साथ उड़ते हुए पंछी हैं, बहती हुई हवा है, खिले हुए फूल हैं, बहता हुआ पानी है। कल्पना में डूबे बालक भगत सिंह के मुख से दार्शनिक शब्द निकलते। उनकी बातों को ठीक से न समझ पाने वाले जगत सिंह विस्मित होकर बोलते, भगत, तुम्हें यहाँ आकर क्या मिलता है? वहाँ दोस्तों के साथ खेला करो। भगत सिंह भाई की ओर देखकर शांत स्वर में कहते, यहाँ आकर मुझे असीमित शांति मिलती है। मेरी आत्मा की तड़प शांत होती है। ऐसा लगता है मानो मैं भी स्वतंत्र होकर खुले आकाश में उड़ रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया करो, अन्यथा गुरुजी से मार पड़ेगी। जगत सिंह झुंझुला कर कह उठते, आप चिंता मत कीजिए, मुझे गुरुजी कभी नहीं मारेंगे। मैं पहले ही सारा पाठ याद कर लूँगा। भगत सिंह हंसते हुए जवाब देते। यद्यपि लोगों की दृष्टि में भाइयों के बीच का यह वार्तालाप अत्यंत साधारण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपे मर्म को समझा जाए तो यह पूर्णतः दार्शनिकता युक्त है। इसके माध्यम से भगत सिंह ने कितने सहज ढंग से स्वतंत्रता का महत्व स्पष्ट किया है। जगत सिंह और भगत सिंह में अगाध स्नेह था। आयु में बड़े होने के कारण जगत सिंह छोटे भाई का पूरा ध्यान रखते थे। वे जहाँ भी जाते भगत सिंह उनके साथ होते। दोनों की जोड़ी देखकर लोग अक्सर हंसते हुए कहते थे, किशन सिंह के दोनों लड़के साक्षात राम लक्ष्मण लगते हैं। इनके प्राण एक दूसरे में बसते हैं। हमने कभी भी इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं देखा। लोगों की ये बातें सुनकर विद्यावती किसी आशंका से भयभीत हो जाती और उसी समय दोनों की नज़र उतार देती। उसे ऐसा करते देख किशन सिंह मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते। लेकिन मनुष्य अनेक प्रयत्न कर ले विधाता के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता। नियति ने दोनों भाइयों को अलग करने का निर्णय कर लिया था। एक दिन जगत सिंह स्कूल से लौटा तो उसे तेज बुखार था। शाम तक स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। शीघ्रता से वैद्य को बुलाकर इलाज शुरू हुआ, लेकिन दवा बिल्कुल बेअसर रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए रोग बढ़ता गया। अंततः 11 वर्षीय जगत सिंह ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। किशोर पुत्र की मृत्यु परिवार के लिए वज्राघात के समान थी, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव नन्हे भगत पर पड़ा। वे जगत सिंह से बहुत प्रेम करते थे। वे भी भगत सिंह को भरपूर लाड़ प्यार करते थे।
जिस भाई को उंगली पकड़कर भगत सिंह ने स्कूल जाना आरंभ किया था, वो बीच मार्ग में ही उंगली छुड़ाकर संसार से विदा हो गया। दोनों भाइयों की तुलना शरीर और छाया से की जाती थी, लेकिन विधाता के क्रूर प्रहार ने परछाई को शरीर से सदा के लिए जुदा कर दिया। यद्यपि समय के साथ साथ परिवारजन के घाव भरते गए, किंतु भगत सिंह जीवन भर भाई की स्मृति को भुला नहीं पाए। उनके मन पर जगत सिंह की जो अमिट छाप पड़ी थी, वह उनकी मृत्यु तक ज्यों की त्यों बनी रही। भाई की मृत्यु के बाद भगत सिंह अकेले पड़ गए और खोए खोए से रहने लगे। न तो वे खाने में रुचि लेते थे और न ही उन्हें मित्रों के साथ कहीं आना जाना पसंद था। उनका अधिकांश समय खेतों के बीच में स्थित एक विशाल वट वृक्ष के नीचे व्यतीत होता था। वहाँ वे घंटों बैठकर एकटक प्रकृति को निहारा करते थे। एक नन्हे बालक की यह मनोदशा देखकर विद्यावती को चिंता होने लगी। इस विषय में उन्होंने पति किशन सिंह से बात की। भगत को न जाने क्यों क्या हो गया है, वह सबसे बहुत कटा कटा रहने लगा है। अकेला बैठकर न जाने क्या सोचता रहता है। बार बार बुलाने पर भी सबके साथ नहीं बैठता। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जगत सिंह के साथ उसका बहुत प्यार था। उसके बिछोह का सदमा ही उसे घेरे हुए है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय अवश्य करता हूँ, किशन सिंह ने पत्नी को समझाते हुए कहा। विद्यावती ने आंसू पूछते हुए कहा, जो करना है जल्दी करना, मुझे डर है कहीं हम अपने इस बेटे को भी न खो दें। किशन सिंह गहरी सोच में पड़ गए। चूंकि घर के कोने कोने में जगत सिंह की यादें बसी हुई थीं, जिनसे भगत सिंह को दूर करना आवश्यक था। बहुत सोच विचार के बाद किशन सिंह ने निर्णय लिया कि वे गांव छोड़कर परिवार सहित अन्यत्र चले जाएंगे। इस निर्णय से उन्होंने पिता को भी अवगत करवाया। तुमने जो सोचा है अच्छा है, भगत को इस माहौल से दूर ले जाना जरूरी है, और फिर अब तुम्हें भी थोड़ा बहुत अपने घर परिवार पर ध्यान देना चाहिए। सरदार अर्जुन सिंह ने उनके निर्णय पर सहमति की मुहर लगा दी। अतः किशन सिंह परिवार सहित नवाकोट चले गए। वहाँ उनकी कुछ जमीन जायदाद भी थी, इसलिए कुछ ही दिनों में वे वहाँ अच्छी तरह से रच बस गए। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। आगे की पढ़ाई के लिए किशन सिंह उन्हें हाई स्कूल में दाखिल करवाना चाहते थे। उन दिनों नवाकोट में सिखों के लिए खालसा स्कूल स्थापित था। वे अपने बच्चों को शिक्षा हेतु इसी स्कूल में दाखिल करवाते थे। यद्यपि उस स्कूल की प्रबंधन कमेटी भारतीयों द्वारा संचालित थी, तथापि चाटुकारिता के कारण वे ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू थे। विभिन्न समारोह में स्कूल द्वारा अंग्रेज अधिकारियों का सम्मान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसके बदले में उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अनेक मित्रों एवं संबंधियों ने किशन सिंह को परामर्श दिया कि वे भगत सिंह को इस स्कूल में भर्ती करवा दें, लेकिन जो स्कूल नींव से शिखर तक अंग्रेजी रंग में डूबा हो, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हो, उसमें अपने पुत्र का दाखिला करवाना एक सच्चे देशभक्त के लिए अपमान की बात थी। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाने के लिए किशन सिंह के पूर्वज और वे स्वयं ब्रिटिश सरकार का विरोध करते आए थे। ऐसे में खालसा स्कूल में भगत सिंह का दाखिला करवाकर वे अपने पूर्वजों के बलिदान को निरर्थक नहीं बना सकते थे। अंततः उन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल में भगत सिंह को भर्ती करवा दिया। उनके इस कार्य से अनेक लोग विचलित हो उठे और उन्होंने किशन सिंह का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। डीएवी स्कूल का राष्ट्रीयता से ओतप्रोत वातावरण भगत सिंह को बहुत रास आया। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी उर्दू के साथ साथ संस्कृत का भी गहन अध्ययन किया। देशभक्ति, सत्यवादिता, निर्भयता आदि गुण भगत सिंह में पहले से विद्यमान थे, परंतु उस वातावरण में उन गुणों को पूरी तरह से पनपने का अवसर मिला। यद्यपि संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो यह वही स्थान था जहाँ शहीद आजम भगत सिंह का वास्तविक जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया भर के देश दो गुटों में बंटकर अस्त्र ताने हुए एक दूसरे को नष्ट करने को उद्यत थे। इंग्लैंड भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, लेकिन इससे समस्याएं बढ़ गईं। युद्ध में इंग्लैंड को उलझाते कर भारत में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने उनका विरोध तीव्र कर दिया था। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शत्रु देशों से युद्ध और दूसरी ओर भारत पर नियंत्रण रखना। ब्रिटिश सरकार को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। उनका विरोध जोर पकड़ता जा रहा था। भारत न केवल इंग्लैंड में स्थापित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खपत
तथा धन उगाहने का एक प्रमुख स्रोत था, बल्कि एशिया महाद्वीप में स्थापित उनकी शक्ति का केंद्र बिंदु था। सरकार किसी भी स्थिति में इस उपयोगी उपनिवेश को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अंततः ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि इस एक्ट पर तत्कालीन ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रोलेट ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसे रोलेट एक्ट कहा गया। इस अधिनियम का कार्य किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों एवं आंदोलनों को रोकना था। इसके अंतर्गत भारत में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने तथा दमनकारी हथकंडों को अपनाने का अधिकार दिया गया था। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट को भारत में प्रभावी कर दिया गया। एक्ट के लागू होते ही मानो अंग्रेज अधिकारियों को ब्रह्मास्त्र मिल गया। उन्होंने आक्रमण की ही कई राजनेताओं को जेलों में ठूस दिया। शांतिपूर्वक एवं अहिंसात्मक प्रदर्शनता को भी प्रतिबंधित कर दिया। इससे भारतीय नेताओं एवं जनता में रोष बढ़ गया। गांधी जी ने सरकार से राजनीतिक बंदियों को इस एक्ट से मुक्त रखने की अपील की। उनका कथन था कि सामाजिक अपराधों एवं राजनीतिक अपराधों को अलग अलग श्रेणी में रखना चाहिए और उनके लिए अलग अलग कानून प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गांधी जी ने मद्रास जाकर कस्तूरी रंगन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से भेंट की। वहीं उन्होंने रोलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल करने का विचार आया। सबको यह विचार उचित लगा। अंततः गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को देशव्यापी अहिंसात्मक हड़ताल का आह्वान किया। बाद में किसी कारणवश यह तिथि आगे बढ़ा दी गई और हड़ताल के लिए 6 अप्रैल का दिन निश्चित हुआ। सभी जगह सूचना प्रेषित कर दी गई, लेकिन दिल्ली में तिथि परिवर्तन की सूचना विलंब से पहुंची, जिसके फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में वहां 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लोगों ने विशाल जुलूस निकाला, लेकिन सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। इस नरसंहार में अनेक लोग शहीद हो गए, जबकि अनेक पूरी तरह से घायल हुए। लाहौर, अम्बाला, अमृतसर, जालंधर सहित समस्त उत्तर भारत में इसी दिन हड़ताल हुई और वहां पुलिस ने दिल्ली जैसी दमनकारी नीतियों का भरपूर उपयोग किया। इसी बीच गांधी जी की घोषणा के अनुसार शेष भारत में 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। देखते ही देखते देश भर के सभी सरकारी और गैर सरकारी कामकाज ठप कर दिए गए। विद्यार्थी भी स्कूल कॉलेज छोड़कर हड़ताल में सम्मिलित हो गए। इसे रोलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देश के विभिन्न स्थानों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए गए तथा गिरफ्तारियां कर दी गईं। गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया। इससे कुछ स्थानों पर तनाव उत्पन्न हो गया और आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा करने के समाचार आने लगे। बाद में गांधी जी ने स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हुए रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। परिणामस्वरूप 10 अप्रैल को परिणामस्वरूप 10 अप्रैल को दोनों नेता बंदी बना लिए गए। सरकार के इस कृत्य से लोगों में रोष की लहर दौड़ गई। इसका जवाब मांगने के लिए जुलूस के रूप में वे कमिश्नर के बंगले की ओर चल दिए, लेकिन अधिकारियों के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। कुछ ही देर में सड़क लाशों से पट गई। इस भीषण नरसंहार ने लोगों को विचलित कर दिया। उन्होंने 13 अप्रैल को एक सभा के आयोजन का निश्चय किया। पंजाबी संस्कृति में 13 अप्रैल का दिन अत्यंत गौरवशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह दिन है जिसे न केवल पंजाब बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष तथा विदेश में रहने वाले भारतीय भी बैसाखी के रूप में मानते हैं। यह दिन त्याग, बलिदान, शौर्य, निडरता और साहस का प्रतीक है। कहते हैं कि एक बार गुरु गोविंद सिंह ने एक सभा आयोजित की। इसके पीछे उनका उद्देश्य अपने अनुयायियों की परीक्षा लेना और बलिदानी वीरों की खोज करना था। सभा के दौरान उन्होंने चमकती हुई दुधारू तलवार हाथ में ली और गरजते हुए बोले, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए 5 सिर कमलों की आवश्यकता है। अतः हे भाग्यशाली पुरुषों, उठो और मातृभूमि के लिए अपने सिर कमल अर्पित कर दो। उद्घोषणा सुनकर उपस्थित लोग अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह एक साधारण सभा होगी, परंतु यहाँ उनके मस्तक मांगे जा रहे थे। मन में हलचल होने लगी। मृत्यु के भय से पसीने छूटने लगे। गुरु गोविंद सिंह पुनः गरजे, क्या ऐसा कोई वीर नहीं है
जो मातृभूमि के लिए अपना मस्तक अर्पित कर सके। मुझे 5 सिर कमलों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो एक सिर मिलना भी असंभव हो गया है। सहसा एक एक कर 5 साहसी युवक उठे और स्वयं को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन प्राण दे सकता है। इस परीक्षा में युवक खरे उतरे और 5 प्यारे बन गए। आज फिर 13 अप्रैल का दिन था। चारों ओर बैसाखी का रंग खिला हुआ था। सूर्य की किरणें अमृतसर को अपने प्रकाश से चमका रही थीं। मिठाई, नए कपड़ों और खिलौनों के बारे में सोचते हुए बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन इनसे दूर अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में आज विशेष हलचल थी। अमृतसर के हर स्वतंत्र प्रेमी के कदम उस ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे पूरा बाग खचाखच भर गया। एक अनुमान के अनुसार उस दिन लगभग 6,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे जलियांवाला बाग में उपस्थित थे। निर्धारित समय पर सभा आरंभ हुई। सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण दिए गए। फिर 3 दिन पहले हुए नरसंहार पर सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई। सभी पूरे उफान पर थीं। बीच बीच में वंदे मातरम की उद्घोष से पूरा बाग गुंजयमान हो उठा। आंदोलनकारियों जलियांवाला बाग में सभा कर रहे हैं। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर को इसकी सूचना मिल गई थी। उसने अपने उपनाम वाले जनरल रेजिनोल्ड डायर को सभा रोकने का आदेश दिया। जनरल डायर ने अस्त्र शस्त्रों से युक्त 90 सैनिकों को साथ लेकर सभा स्थल की ओर कूच किया। जलियांवाला बाग चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। उसमें प्रवेश करने का एक मार्ग ही था, लेकिन वह मुख्य प्रवेश द्वार पर इतना संकरा था कि सिर्फ एक एक करके अंदर या बाहर आया जा सकता था। डायर के आदेश पर सैनिक बाग में घुसकर मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। उन्होंने उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें लोगों की ओर तान दी। इस कार्रवाई से बेखबर लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए भाषण सुनने में मगन थे। सहसा जनरल डायर का स्वर गूंजा, फायर, शूट द ब्लडी डॉग्स। आदेश मिलते ही सैनिकों ने बंदूकों के मुंह खोल दिए और गोलियों की पहली बौछार ने ही अनेक लोगों को खून से नहला दिया। इस अप्रत्याशित हमले की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और न ही जनरल डायर ने सभी समाप्त करने के लिए कोई पूर्व चेतावनी दी थी। चारों ओर भगदड़ मच गई। कुछ देर पहले तक जो स्थान देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था, वहां अब चीख पुकार मच गई थी। लोग जान बचाकर प्रवेश द्वार की ओर भागे, लेकिन जिन्होंने उस ओर मुंह किया, वहां तैनात सैनिकों ने उन्हें छलनी कर दिया। कोई चारा न देखकर लोग बाग की ऊंची ऊंची चारदीवारी लागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसमें भी असफलता हाथ लगी। बाद में एक कुआं था। जान बचाने के लिए औरतों ने बच्चों सहित उसमें छलांग लगा दी, परंतु वह कुआं भी काल का मुख सिद्ध हुआ। कुछ देर बाद जनरल डायर सैनिकों सहित लौट गया और पीछे छोड़ गया इतिहास के सबसे काले एवं घिनौने कृत्य के निशान। जलियांवाला बाग लाशों से पटा हुआ, रक्त से सनी मिट्टी वाला, जिंदगी के लिए तड़पते लोगों की कराहों से बिलखता। अंग्रेज सैनिकों की गोलियों ने न तो औरतों को छोड़ा था और न बच्चों को। खून से भीगी हुई लाशें, मांस के लोथड़ी की तरह बिखरे हुए बच्चे, उस विभत्स दृश्य को देखकर कठोर हृदय वाले भी द्रवित हो गए। इस नृशंस संहार में अनगिनत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यद्यपि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह संख्या 1400 से भी अधिक थी। इसके विपरीत अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। जनरल डायर के इस कलंकित करने वाले कृत्य की विश्व भर में निंदा की गई। महान कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सत्याकांड के विरोध स्वरूप सर की उपाधि लौटा दी। बाद में वीर क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोलियों से भूनकर जलियांवाला में मरने वालों के खून का बदला दिया था। तेज तेज कदमों से चलने वाला भगत सिंह आज इतना धीमा चल रहा था, मानो उसके पैरों के साथ किसी ने पत्थर बांध दिए हो। उसका चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। गहरी सांस छोड़ते हुए घर में घुसा। घर में चारों ओर शांति व्याप्त थी। उसकी जान में जान आई। तभी उसे छोटी बहन अमर कौर दिखाई दी, परंतु वह बात करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। अमर कौर ने उसे टोका, वीर जी, आज आने में बहुत देर कर दी। कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। भगत सिंह ने कुछ नहीं कहा।
भगत सिंह ने कुछ नहीं कहा। वह हड़बड़ा गई। फिर संयत होकर बोली, वीर जी, भंडार घर में रखे हुए आम पक गए हैं। हमने साथ साथ खाने की बात की थी, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलो ना, अब जल्दी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुमको खाना है तो जाकर खा लो, अभी मेरा मन नहीं है, भगत सिंह ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। अमर कौर बड़ी देर से भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगत सिंह को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उसे विश्वास था कि घर आते ही सबसे पहले भंडार में रखे आम ही खाएंगे। लेकिन आज वह हो गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आम खाने की बजाय भगत सिंह अपने कमरे में चला गया था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कमरे में झांका। भगत सिंह की आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठा था। दुख की रेखाएं उसके चेहरे पर साफ अंकित थीं। आगे बढ़कर अमर कौर ने स्नेहवश उसके मस्तक पर हाथ रखा और धीरे से बोली, क्या बात है वीर जी, किसी ने डांटा है क्या? कोमल स्पर्श पाते ही भगत सिंह ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप इतने दुखी क्यों हो? सच सच बताओ, बात क्या है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सब बातें समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। वीर जी, आज तक हम आपस में सारी बातें बताते रहे हैं, फिर यह कौन सी बात है जो मैं नहीं समझूंगी? बताओ ना, आप इतने दुखी क्यों हो? अमर कौर ने लार से जताते हुए कहा। भगत सिंह पिघल गया। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन याद रखना, यह बात किसी को पता न चले। बेबे जी को इस बारे में कुछ मत बताना। मुझ पर विश्वास रखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अमर कौर ने बात दोहराई। भगत सिंह ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जानती हो, आज मैं स्कूल नहीं गया था। अमर कौर ने विस्मित होकर पूछा, तो फिर तुम दिन भर कहाँ थे? इतनी देर से क्यों आए? मैं अपने एक दोस्त के साथ अमृतसर गया था। भगत सिंह ने रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाया। अमृतसर? वहाँ दरबार साहब के दर्शन करने गए थे? नहीं, मैं वहाँ मौत का डरावना रूप देखने गया था। इतनी बड़ी बात छोटी अमर कौर की समझ से बाहर थी, लेकिन भगत सिंह अपनी धुन में बोले जा रहा था। चारों ओर मौत नाच रही थी। कोई घर ऐसा नहीं था जिस पर काल की परछाई न पड़ी हो। तदनंतर उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे अमर कौर को दिखाते हुए बोला, जानती हो यह क्या है? यह स्याही की दवात है। अमर कौर ने मासूमियत से जवाब दिया, अमरो, इसमें स्याही नहीं है, इसे खोल कर देखो। अमर कौर ने दवात ली और उसे खोल कर देखा, फिर चौंकते हुए बोली, अरे, इसमें स्याही की जगह क्या भरा हुआ है? यह क्या है? यह मिट्टी है, खून से लाल हुई मिट्टी। किसके खून से मिट्टी लाल हुई है? कहाँ से लाए हो इसे? अमर कौर ने कांपती आवाज़ में पूछा। भगत सिंह ने उसे थपथपाते हुए कहा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियां चलाकर अनेक निहत्थे लोगों को मार डाला। उन शहीदों के खून से पूरी धरती लाल हो गई। यह वही की मिट्टी है। तुमने यह सब देखा है? भयभीत स्वर में अमर कौर ने पूछा। नहीं, लेकिन बाद में इस नरसंहार की भीषण यातनाओं को अपनी आंखों से देखा है। भगत सिंह ने अपनी छोटी सी मुट्ठियां खींचते हुए कहा। गुस्से से उसके होंठ कांप रहे थे। अमर कौर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे संयत करते हुए बोली, आज हमारे चाचा अजीत सिंह जी होते तो अंग्रेजों को मार मार कर भगा देते। तुम ठीक कहती हो अमरो, मेरा भी मन बार बार उनसे मिलने को करता है अमरो। देख लेना, मैं चाचा जी जैसा ही बनूंगा और अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दूंगा, नन्हे भगत सिंह ने जोश में भर कर कहा। इसके बाद दोनों भाई बहन में परस्पर बातचीत होती रही। भगत सिंह अपने हृदय में उठने वाली भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट करते रहे और अमर कौर एक मगन श्रोता की तरह उसके गूंजते शब्दों को सुनती रही। तभी भगत सिंह की नज़र दवात पर पड़ी और उसने मिट्टी से भरी वह दवात उठाकर सामने आले में रखकर कहा, अमरो, कुछ फूल ले आओ। अभी लाई वीर जी, यह कहकर अमर कौर तेजी से बाहर चली गई। खिड़की के सिंखंचों पर फैली बेला की लता में कलियां खिल रही थीं। अमर कौर जल्दी से उन्हें तोड़कर ले आई। भगत सिंह ने एक सफ़ेद रुमाल के रूप ऊपर दवात की मिट्टी रखी और अमर कौर से कुछ आधा खिली कलियां लेकर मिट्टी पर चढ़ा दी। भाई की देखा देखी अमर कौर ने भी हाथ में बची शेष सारी कलियां मिट्टी पर रख दी। तदनंतर दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एकाएक भगत सिंह बोल उठा,
नहीं नहीं, अब हम गोली नहीं खाएंगे बल्कि गोली मारेंगे उन अंग्रेज़ों को जो हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। हमारे देश को गुलाम बनाने वाले का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मुझे इस मिट्टी की कसम, शहीदों के खून की कसम, मैं उनकी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूँगा। शपथ लेते समय 12 वर्षीय नन्हे भगत सिंह की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। जलियांवाला बाग में देखा गया एक एक दृश्य उसके सामने घूम रहा था। उसकी रंगों में बहने वाला देशभक्तों का खून उबलने लगा था। ये थी भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी के कुछ अध्याय। अब अगली वीडियो में हम लोग सुनेंगे इस अमर भगत सिंह की जीवनी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।